सबको विजिबल है ये? तो उसका याद रखना है, एक्स स्क्वायर पूरे आर पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अगर बाय डेफिनेशन भी प्रूव करेंगे ना, तो जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जब प्रूव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिसको ब्रेक करेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई को तो हम लोग लेस देन डेल्टा चूज कर सकते हैं। अब जो एक्स वन प्लस वाई या फिर जो वाई वन प्लस वाई टू है ना, वो डिपेंड करता है कि मेरा फंक्शन बाउंडेड है या नहीं। अरे सॉरी, जो डोमेन बाउंडेड है या नहीं। अगर डोमेन बाउंडेड होगा तो वो हमारा जो नंबर है वो बाउंडेड आएगा। अगर डोमेन इनफाइनाइट है तो फिर उसको चाहे जितना हम लोग बड़ा चूज कर सकते हैं। तो फिर वो डिपेंड करता है किस पे, पॉइंट पे। तो देयर फॉर एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 to π/2। 0 to π/2 पे कौन सा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा? डायरेक्ट बता सकते हो देख के इसमें कौन सा आंसर आएगा इसका। कोई प्रॉब्लम है इससे किसी को? डायरेक्ट बता सकते हैं देख के डी, क्योंकि यहाँ पे बीटा भी टू है, अल्फा भी टू है, दोनों टू है तो बाउंड वेरिएशन होगा नहीं। बाकी सब बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स हो कॉस एक्स हो, ये सबका बाउंडेड वेरिएशन निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इजीली उसका बाउंडेड वेरिएशन निकाल सकता हूँ। जितने फंक्शन हर एक का बाउंडेड वेरिएशन निकाल सकते हैं हम लोग। 88, या फिर ये भी निकाल सकते हैं, हर एक का जो डेरिवेटिव है उससे भी आ जाएगा। हर एक का जब डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, और cos 2x क्या है, बाउंडेड है। इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, sin x का cos x का sin x, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है। इसका भी जब डेरिवेटिव निकालेंगे वही बाउंडेड है। तो तीनों का डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो वहां से भी इंप्लाई हो जाता है कि फंक्शन मेरा बाउंडेड वेरिएशन है। 88, अच्छा 88 छोड़ दो, 89। हम्म रीमान इंटीग्रेबल होगा ये 0 to 1 पे। कितने पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है? ये हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ना, एक भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मतलब ये किसी फाइनाइट सेट अनकाउंटेबल पे है। तो जब हम लोग इसका अपर लिमिट निकालेंगे तो वो 1 आता है। लोअर लिमिट मतलब लोअर इंटीग्रेशन वाला, जब अपर सम निकालेंगे तो 1 आएगा, और लोअर सम निकालेंगे तो 0। किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल तब बोलते हैं जब उसका अपर सम और लोअर सम इक्वल आना चाहिए। तो अपर सम लोअर सम इसका इक्वल नहीं आता, या अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल नहीं आता, इसीलिए एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, इनकरेक्ट। एफ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। सी, एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। बाउंडेड वेरिएशन क्यों नहीं है? हाँ, बाउंडेड वेरिएशन को क्या प्रॉब्लम है, इसको बाउंडेड वेरिएशन पे? फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन क्यों नहीं है? हम्म उससे क्या होगा?
हम्म। रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा, वो इम्प्लाई कर रहा था। एक उससे भी कर सकते हैं, या फिर इसका वेरिएशन निकाल लो ना। इसका वेरिएशन भी फाइनाइट नहीं आ रहा है ना। हर एक नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, इरेशनल। तो ये 0 से 1 जा रहा है, फिर 0 1 से 0 पे, फिर 0 से 1। तो ये कितने टाइम वेरी कर रहा है, 1 1। तो अगर इसका सीरीज बनाऊंगा वेरिएशन का, तो कोई कांस्टेंट सीक्वेंस बने, कांस्टेंट वाला बनेगा ना। अपने पास सीरीज कब कन्वर्जेंट होता है, जब 1/n⁻p p greater than 1 होना चाहिए। तो अगर मैं 1/n ले लूँ या 1 ले लूँ, तो वो सीरीज कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। क्योंकि ये 0 से 1 0 से 1 0 से 1, ये ऐसे कितने टाइम करेगा ऑसिलेट, इनफाइनाइट टाइम ना। तो इसका वेरिएशन भी मेरा फाइनाइट नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये रैशनल और इरेशनल है, तो एक रैशनल पे 0 पे है, जैसे इरेशनल आएगा 1 पे। तो ऐसे कितने आएंगे, टोटल अनकाउंटेबल आएंगे ना इरेशनल। तो मतलब ये अनकाउंटेबल इंटू 1, तो कितना चले जाएगा, इनफाइनाइट। 90 वाला बताओ। पहले ये दो स्टेटमेंट देखो, आगे दो स्टेटमेंट है। ये शायद -1 to 1 है, या फिर -π to π। पता नहीं क्या दिया। पहला करेक्ट होगा। नहीं है तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या था अपने पास, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस x इंटू साइन 1/x से आ जाएगा। सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो देन इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, नहीं कुछ नहीं बोल सकते। कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने से वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको ये। थर्ड फोर्थ, सी डी, एनी बाउंडेड फंक्शन, ये तो नहीं होगा। अनबाउंडेड फंक्शन भी बाउंडेड वेरिएशन हो सकता है। डी आ जाएगा, बाय जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम, कि डिफरेंस ऑफ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है वो, कि डिफरेंस ऑफ एनी टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड वेरिएशन। उल्टा भी होता है और डायरेक्ट भी। ठीक है, ये अच्छा, ये सब नहीं हुआ ना, नेचुरल नंबर से आर तक कब कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ये मैं ना एक लेक्चर में, टोपोलॉजी के एक लेक्चर में बता दूंगा। जैसे डिस्क्रीट स्पेस है, बताया था ना मैंने, कि अगर लेफ्ट में डिस्क्रीट रहेगा तो सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अगर राइट में डिस्क्रीट होगा। ठीक है, तो ये एक लेक्चर में अलग से बता दूंगा, कि जैसे अगर मेरा डिस्क्रीट स्पेस लेता हूँ, तो अगर मैं कोई भी मैप डिफाइन करूँ ना, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और नेचुरल पे जब लोग स्पेस डिफाइन करते हैं, वो डिस्क्रीट डिफाइन करते हैं, तो वहां से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी आ जाता है, सब कुछ होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये इसको साइड में रखो, ये सब बाद में करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम, f of x is continuous then the incorrect statement of the following, ये वाला बता दो चलो, लास्ट क्वेश्चन। कि f अगर कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल ए बी पे, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन है f इज अ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कुछ अलग नहीं है, जो अब तक हम लोग पढ़ते हैं वही सब है इसमें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो जल्दी जल्दी।
हम्म, सी आ जाएगा, ठीक है। बाउंडेड तो हो जाएगा अपने पास, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट सेट है, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। कॉम्पैक्ट सेट पे अगर अंडर कॉन्टिन्यूअस मैथ, कॉम्पैक्ट सेट कहाँ पे जाता है, कॉम्पैक्ट सेट पे, तो फंक्शन बाउंडेड है, करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो हम लोग ने देखा ही था। एक्चुअल में ये जो बाउंडेड हो, इंटरवल हो, ये सब यहीं से आता है कि एफ ऑफ एक्स एज्यूम ऑल वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ये हम लोग ने देखा था ना कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या, अरे नहीं नहीं, रोल्स थ्योरम कहाँ से, रोल्स थ्योरम इसमें नहीं, रोल्स थ्योरम डेरिवेटिव में आता है, इसमें नहीं। ये इसका कुछ नाम नहीं है, इसको नाम देना है तो बिटवीन थ्योरम नाम दे देते हैं, बाकी इसका कोई थ्योरम का नाम नहीं, ठीक है। ये उसी में आता है, मतलब जो हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव करते हैं ना, तो उसी के आसपास रहता है। तो एफ ऑफ एक्स एज्यूम ऑल वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, तो यहीं से अपना वो रिजल्ट निकलता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सी एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी, ऐसा कुछ नहीं है। साइन एक्स मेरा ए बी पे रहता है, पूरे आर पे है, कॉन्टिन्यूस है, बट वो इंक्रीजिंग नहीं है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस अभी बताया था कि अगर कॉम्पैक्ट सेट पे कोई फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाता है। या फिर जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि पूरे क्लोज इंटरवल से मेरा ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एंड पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो वहां से भी वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस आ जाता है। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन थे इसमें, रोल्स थ्योरम, और एक और कौन सा थ्योरम अपने पास, और मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, ये मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, पहला कंडीशन क्या है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल सिर्फ अपना ओपन से काम चल जाता है, ठीक है, कि वो डिफरेंशिएबल होगा ए बी पे, एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन टेल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जी। ठीक है, ये बहुत काम में आता है रूट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जब किसी फंक्शन का रूट फाइंड आउट करना रहता है ना, तब इसका बहुत यूज करते हैं हम लोग। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, चेक करो कि कितने पॉइंट पे एक्सट्रीमम आ रहा है, एक्सट्रीमम आ रहा है तो वहां से अपने को रियल रूट वगैरह सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इसके बीच में, सच दैट कि जिसकी डेरिवेटिव जीरो होगी। इसका मीनिंग क्या है? हम्म, कि अगर कोई फंक्शन मेरा क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है, तो हमेशा इस ए बी में एक पॉइंट में ऐसा मिलेगा जिसका डेरिवेटिव इसके स्लोप के इक्वल होगा, बस बस यही होता है। तो ये एक्चुअली यहाँ से नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम पे यूज करते हैं हम लोग, उसी से ये रोल्स थ्योरम भी आ जाता है। ये इतना क्लियर है सबको? ये अपने पास रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्लियर है सबको? हम्म, हेलो, ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है ना कि अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो उस केस में फंक्शन एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसपे उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, ठीक है। या तो यही खुद आ गया, अगर यहां से यहां जाना है, इसका मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है तो वो एक बार तो उसको बेंड होना ही पड़ता है, वो या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा,
या तो ऐसे जाएगा, बट एक बार तो ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे इसको आगे जाके पीछे, अगर नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तब भी जीरो आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? हम्म। हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, अब इसी में मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, ये तो हो गया अपने पास रोल्स थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में ये वाला कंडीशन नहीं होता, ये जरूरी नहीं कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आएगा, ये कुछ भी हो सकता है एफ ऑफ बी, बस इसमें एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर फंक्शन मेरा क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन सिर्फ डिफाइन कर, उसका डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ हम लोग ओपन इंटरवल पे ही चेक करते हैं। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि उसकी जो डेरिवेटिव होगी उसके एवरेज वैल्यू के इक्वल होगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तो पॉइंट ऐसी आएगी जिसका डेरिवेटिव इसके स्लोप एवरेज वैल्यू के इक्वल आएगा, इसमें मतलब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के इक्वल आएगा, तो इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल आएगा। ये स्लोप का डेफिनेशन है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और यही अगर सेम हो जाता है तो सेम पे क्या आता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो गया, अगर इसको मैं बी पुट कर दूंगा तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी जीरो, तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये रोल्स थ्योरम बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में जो प्रूव करते हैं पहले रोल्स थ्योरम आता है, रोल्स थ्योरम का यूज करके हम लोग ये प्रूव करते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है तो रोल्स थ्योरम का यूज करके हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करते हैं। अगर एप्लीकेशन बोलेंगे तो मीन वैल्यू थ्योरम का एक पार्ट होता है रोल्स थ्योरम, बट है उल्टा, रोल्स थ्योरम से मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम से रोल्स थ्योरम नहीं है। क्लियर है सबको ये? इसी में क्वेश्चन था रोल्स थ्योरम का, उसका आंसर बताओ। हम्म। नहीं नहीं, ये इसका एप्लीकेशन नहीं है, नहीं नहीं ये अलग है। हम्म। एक क्वेश्चन था इसका मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा ये था, बट इसमें ठीक से है नहीं। निकालो इसका सी का वैल्यू। ये बताओ, ये तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, उस क्वेश्चन पेपर में ठीक से लिखा नहीं है। रोल्स थ्योरम का यूज करके निकालो सी क्या आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री on 1 2 3, then the suitable C in 1 3 for the Rolle's theorem such that C is equal to hmm 2 आ रहा है, ठीक है। सबका 2 आ रही है, ये वाला कैलकुलेट करो अभी।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये सब डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब वो पॉइंट निकालना है, एक्सट्रीमम पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम आएगा। पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, और डेरिवेटिव से एक्सट्रीमम पॉइंट निकालना है और पॉइंट पुट करके चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आया किसी का? क्या आंसर इसका बोलो? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वही 12th वाला ही मेथड लगाना है, इसका डेरिवेटिव निकाल के एक्सट्रीमम पॉइंट निकालो, फिर पुट करके चेक करो किस पे मैक्सिमम आ रहा है। वैसे इसका x माइनस वन डबल रूट है, तो एक तो 1 ही आ जाएगा, इसका 1 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट इसका 1 आ जाएगा, एक रूट और आएगा। 3 डिग्री का है तो 2 पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा इसका। हम्म। क्या दो रूट क्या मिला इसका? एक तो रिपीटेड रूट है 1 आएगा, दूसरा पता है ना x माइनस वन स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका जो 1 है ना, इसका भी रूट आएगा और इसका डेरिवेटिव का भी रूट आएगा ना। तो एक रूट तो अपने को मिल गया, और एक इसके डेरिवेटिव का, जितने डिग्री का फंक्शन होता है उससे एक कम डिग्री का उसका डेरिवेटिव होगा, तो रूट भी क्या होंगे उसके पास, एक कम आएगा। 1/3 आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन। इसका एक रूट तो x माइनस वन पता है अपने को, दूसरा मैं क्या ले सकता हूँ, 3x माइनस माइनस प्लस वन, 3x स्क्वायर माइनस 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक x अपने पास 1 आ रहा है, एक 1/3 आ रहा है, तो y ऑफ 1 पुट करेंगे तो 0, y ऑफ 1/3 पुट करेंगे तो 1/3 इंटू 1/3 माइनस वन का होल स्क्वायर, तो 1/3 माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/, आ रहा है ना 4/27। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, 4/27।
अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स आ गया, तो सिर्फ ये हर जगह डिफरेंशिएबल है अगर एक्स जीरो ना हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आ जाता है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर कुछ इस टाइप से फंक्शन दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये कितने टाइम डिफरेंशिएबल है। ये वन टाइम है, जैसे ये वाला अगर फंक्शन दे दे, अगर इसमें ये पूछे कि कितने टाइम डिफरेंशिएबल है, या फिर ये एक्स स्क्वायर दे दे तब पूछे कितने टाइम डिफरेंशिएबल है, या फिर इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब अगर मुझे इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा x पॉजिटिव के लिए और एक बार x नेगेटिव के लिए, तो अगर ये क्या आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लो। ये मान लो अगर f1 f2 है, इसका डेरिवेटिव ले लो, और जिस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव इक्वल आएगा ना, उसी पॉइंट पे फंक्शन मेरा मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बाकी तो इसको कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, इसको जीरो पे। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव -2x। कहाँ चेक करना है इसको, जीरो पे। जीरो पुट करने पे दोनों इक्वल आ रहे हैं। पुट करने पे इक्वल आ रहे हैं दोनों फंक्शन। हेलो, कुछ पूछ रहा हूँ। आ रहे इक्वल, और दूसरी बात इक्वल आ रहे हैं। क्या ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है ये, मतलब f बिलोंग्स टू सी डैश ना। लेकिन अगर मैं इसको फिर से डेरिवेटिव करूं, तब ये 2 और -2 आ रहा है, अब दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब अब क्या हो गया ये, कि ये फंक्शन मेरा 2 टाइम डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सिर्फ कितने टाइम डिफरेंशिएबल है, 1 टाइम। ऐसे ही कभी कभी एक्स क्यूब दे देंगे, तो अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स। बट मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये 2 टाइम डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्यों, जब मैं एक टाइम करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो जब मैं इसको जीरो पे पुट करूंगा तब जीरो आ गया, फिर से एक बार करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास 6x माइनस 6x, फिर से आ रहा है। लेकिन जब फिर करूंगा तब ये इक्वल नहीं आता। तो ये ऐसा फंक्शन है जो 2 टाइम डिफरेंशिएबल है, बट थ्राइस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और 2 टाइम डिफरेंशिएबल नहीं, ऐसे ही बोल सकते f बिलोंग टू c डबल डैश, मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएबल भी है, और जो उसका डेरिवेटिव आ रहा है वो कॉन्टिन्यूस भी है। c डैश का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, मतलब इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है। c डबल डैश का मतलब इसका डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, समझ में आया सबको ये। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है, और एक तो ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस होते हैं बट डिफरेंशिएबल नहीं होते। और अगर है भी, जैसे मान लो ये अपने को पता है डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब इसका एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, साइन 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 1/x, और 1/x का -1/x स्क्वायर, प्लस साइन 1/x को ऐसे रखूंगा, और x स्क्वायर का मेरा 2x आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया सिंपल माइनस cos 1/x प्लस 2x इंटू साइन 1/x। अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्लियर है सबको ये दोनों में डिफरेंस, कि x इंटू मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो 1 टाइम कॉन्टिन्यूस है, अरे 1 टाइम डिफरेंशिएबल है, और उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस है। जबकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है
बट इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं ना, इसके वजह से। समझ में आया सबको ये? हेलो। अच्छा, एक छोटा सा और। हाँ बोल ना। कौन सा? एक्स इंटू सी के ऊपर, हाँ ये ना, ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, मतलब इस इंटरवल पे ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल मतलब जिसका एफ डैश होगा वो कॉन्टिन्यूस है, ये इसका मतलब होता है कि इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। स्मूथ, स्मूथ जहाँ पे भी वर्ड यूज होता है ना, वहां पे वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना है, सिर्फ डेरिवेटिव नहीं होता। ठीक है, जो यूज करते हैं स्मूथ कर, जो इंटीग्रेशन में, तो वो सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होते हैं, वहां पे बहुत यूज करते हैं स्मूथ कर। तो स्मूथ कर्व के लिए वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, स्मूथ वाइज कर्व फंक्शन। एक लिपस्टेट कंडीशन हम लोग ने आर के लिए देख लिया ना, आर स्क्वायर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर के अंदर जब हम लोग ये डेरिवेटिव लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, फर्स्ट डिग्री का, फर्स्ट ऑर्डर का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 2 वेरिएबल में। अब अगर ये चेक करना है कि ये फंक्शन लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x को फिक्स रखते हैं, y1 को चेंज करते हैं। ठीक है, इसको चेंज करेंगे और अगर ये लेस देन y1 माइनस y2 आ गया तो हम लोग बोलते हैं ये लिपस्टेट फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसका लिपस्टेट कांस्टेंट होता है। बट कभी भी ऐसे नहीं चेक करते, इसके लिए सबसे अच्छा एक सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है, बट वो सफिशिएंट से ही बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। बट अगर स्टेटमेंट दे दिया तब याद रखना है वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया और जैसे मान लो अगर वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो सीधे सीधे टिक कर देना कि ये नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल नहीं होंगे ना वो बहुत ही हार्ड एग्जाम्पल, वो कभी एग्जाम में नहीं देंगे। बट अगर स्टेटमेंट आ रहा है तब याद रखना है वो सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है? एफ का विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या निकालना है? पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, और ये अगर बाउंडेड आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा फंक्शन लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और याद रखना है, जैसे कोई भी फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स वाई अगर दिया है तो सिर्फ वाई पे फोकस करना, वाई का जो पावर है अगर ये 0 और 1 के बीच में रहता है तो हमेशा याद रख देना वो कभी भी लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 1 से ग्रेटर है तब बोल देना वो लिपस्टेट कंडीशन। ज्यादातर एग्जाम्पल में याद रखें, जैसे वाई स्क्वायर दिया है या इसके साथ में कोई साइन एक्स दे दे तो याद रखना ये 2 पावर 1 से ग्रेटर है ना, तो उस केस में डायरेक्ट बोल दो ये लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और वहां से 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाते हैं। ऑर्डिनरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं, अगर एग्जिस्ट हो रहा है वो यूनिक है कि नहीं। अगर एफ ऑफ एक्स वाई लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तब हमेशा उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूस है तो उस केस में उसके पास सिर्फ सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। लेकिन अगर लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके पास यूनिक होंगे। एक क्वेश्चन आया था, गेट में भी आया था, cos x करके कुछ तो दिया था, तो वहां पे भी इसका यूज करके हम लोग ने सॉल्यूशन यूनिक आता है उसको। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं उसका। मैंने नोट्स भेजा है ना, उसमें देख लेना, क्योंकि मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक नहीं कराए, तो जैसे जैसे उसका यूज होगा वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बार रीड कर लेना और समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वो। किधर गया? ठीक है, अगर लेक्चर एंड हो गया ना तो देख लेना खाली एक बार। देखिए ये पेज नंबर 198 पे लास्ट वाले नोट्स में रहेगा।
ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल इसमें लिखा भी है कि इज ओनली सफिशिएंट कंडीशन फॉर द लिपस्टेट कंडीशन बट नॉट नेसेसरी। और ये अपने पास है कि यूनिकनेस थ्योरम के लिए वो लिपस्टेट कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेना वो और इसको रीड कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 624। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बिलोंग टू द डोमेन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस होगा और सेटिस्फाई करेगा लिपस्टेट कंडीशन फॉर ऑल पॉइंट एंड डी। तो सीधे सीधे स्टेटमेंट है ये, तो सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है इसके 608। इसमें देखो ये भी सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन है लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो कब होगा? जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए एफ एक्स वाई, और जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए डेल एफ बाय और कॉन्टिन्यूअस इन ओपन डिस्क। ये भी नहीं है। अच्छा, ये बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस ये भी रॉन्ग है, एफ एक्स वाई एंड अ कॉन्टिन्यूअस एंड आर इन ओपन डिस्क। तो ये डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इसमें बाकी तो दोनों स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। इसमें और एक कंडीशन ऐड कर दो कि डेल एफ बाय डेल वाई क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। और कौन सा क्वेश्चन है? 596। ये देखो इसमें भी सीधे सीधे इसका ये पूछा है, अगर इसमें मॉडुलस लगाऊंगा मैं तो मॉडुलस ये किससे लेस देन हो जाएगा? ये x मेरा लेस देन a है, साइन y मेरा लेस देन 1 हो जाएगा, y मेरा लेस देन b और cos x मेरा लेस देन 1। ठीक है, तो यहां से ये a और ये जब यूज करेंगे ना y2 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y? x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। तो ये y हट गया ना, तो cos x मेरा लेस देन 1 है और यहां से ये x मेरा लेस देन a आ जाएगा और cos y भी लेस देन 1, तो ये a प्लस 1 आ गया। तो सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लो और उसको लेस देन बता दो, तो वहां से भी k आ जाता है अपने पास। ठीक है, तो सिंपल है ये, कुछ है नहीं, एक बार रीड कर लेना समझ में आ जाएगा। जैसे वाई स्क्वायर है, तो कोई भी अगर मैं फाइनाइट ले लूंगा ना, जैसे y मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन b, तो फाइनाइट के लिए क्या आ जाएगा? लिपस्टेट कंडीशन। क्योंकि अगर अनबाउंडेड ले लेंगे तो y की वैल्यू अनबाउंडेड हो जाएगी, लेकिन अगर कोई भी फाइनाइट इंटरवल लो तो उसमें मेरा वाई स्क्वायर क्या होगा? बाउंडेड। तो देयरफॉर ये सेटिस्फाई करेगा लिपस्टेट कंडीशन को डी वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बस एक दो टॉपिक और बचा है, वो खाली एक बार नोट्स देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कहीं रहेगा तो हम लोग उसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएबिलिटी का एक दो लेक्चर और होगा। एक हम लोग जब कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे उसके बाद फिर एक तो रेडियस ऑफ टेलर सीरीज बाकी है,